हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 ज्योग्राफी का हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, आज हम उसका पार्ट 5 आपके लिए लेके आए हैं। आई होप कि आपने अभी तक पहले चारों वीडियो सेशंस अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो करते हैं वीडियो नंबर 5 ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि भारत में जो भूमि का उपयोग हो रहा है वो किस किस तरह से हो रहा है। लास्ट वीडियो सेशन में भी हमने इस डायग्राम को देखा था। ये थोड़ा सा फिर से हमारी हेल्प करेगा इस चीज को समझने में कि कैसे भारत में जो भूमि है उसका उपयोग किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें, वन एरिया की अगर हम बात करें, वन क्षेत्र की बात करें, इट इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। देखिए 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी में यह डिसाइड किया गया कि अगर पारिस्थितिक बैलेंस बना रहे, हमारे आसपास प्रकृति में संतुलन बना रहे, उसके लिए कम से कम 33% एरिया जो है टोटल लैंड का, उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन आपके सामने आप इस इमेज में देख सकते हैं, अगर हम 14-15 का डाटा देखें तो फॉरेस्ट एरिया ये ब्लू वाला है, यानी कि कितना है 23.3% है। बट होना कितना चाहिए, 33.3% होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, उसके लिए जो एरिया हमें फॉरेस्ट का चाहिए, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया अभी उससे काफी कम है। तो इस पर हमें जरूर कार्य करना होगा। The livelihood of millions of the people who live on the fringes of these forests depends upon it। अब आपको पता है कोई जंगल होते हैं तो उस जंगल के किनारे किनारे हजारों लाखों की आबादी जो है वो वहां पर रहती है, और वो अपनी हर जरूरत के लिए उन्हीं जंगलों के ऊपर निर्भर करती है। चाहे वो उनका खाना हो, पानी हो, हर चीज के लिए, छाया के लिए, घर के लिए, हर चीज के लिए उन्हीं जंगलों पर वो निर्भर रहते हैं। तो अगर जंगल हमारे पास ज्यादा होते हैं, वन हमारे पास ज्यादा होते हैं, तो उसके साथ ही उनके आसपास कितनी आबादी बड़े आसानी से रह सकती है। तो वनों का इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। A part of the land is termed as a wasteland and land put to other non agriculture uses। अब एक वीडियो सेशन था, शायद वो थर्ड वीडियो सेशन था हमारा या फोर्थ था, कि जिसमें हमने अच्छे से लैंड के बारे में पढ़ा था कि लैंड किस किस तरह से यूटिलाइज होता है। तो मैंने उस वीडियो सेशन में आपको अच्छे से समझाया था वेस्टलैंड क्या होते हैं, यानी कि ऐसे लैंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनको हम कृषि के यूज में नहीं लेके आ रहे, एग्रीकल्चरल यूजेस में नहीं लेके आ रहे। जैसे कि आपके उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कोई रोड प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई रेलवे प्रोजेक्ट हो सकता है। वो एक ऐसा लैंड होता है जो एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो एक ऐसा वेस्ट लैंड है। वेस्ट लैंड का मतलब ये नहीं है कि वो टोटली वेस्ट पड़ा है, उसका मतलब ये है कि हम उसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर रहे। अब वेस्टलैंड में क्या हो सकता है, रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस सच एज रोड, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो वेस्टलैंड की जब इंडिया में बात हो रही है तो उसमें कौन कौन से लैंड को हम वेस्टलैंड बोलते हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान। अब वहां पे एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता, तो एरिड एरिया यानी कि सूखा एरिया, जहां पे सिंचाई कम है, और जहां पे सिंचाई कम है तो वहां भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बिकॉज फसलों को पानी की जरूरत होती है। रॉकी एरिया जहां पे पत्थर वगैरह हैं, जैसे ऐसा कुछ एरिया प्लेट्यू रीजन में भी पाया जाता है, तो वहां पे भी हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए उसको नहीं यूज कर सकते। तो हम उसको भी किस में काउंट करते हैं, वेस्ट लैंड में काउंट करते हैं। और या फिर ऐसा एरिया जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जिनको हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर रहे, जैसे आपके रोड, रेलवे, इंडस्ट्री वगैरह हैं। यहां पे रोड, रेलवे, इंडस्ट्री का काम जरूर चल रहा है, बट हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर रहे, इसलिए हमने इसको वेस्ट लैंड की उस कैटेगरी में डाला है कि लैंड विच इज यूज्ड फॉर पर्पसेस दैट आर अदर देन नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in the land degradation। अब हमने लैंड को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, सही तरीके से उसकी सुरक्षा नहीं की, संरक्षण नहीं किया, इस कारण से अब क्या हो चुका है, लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो लैंड की क्वालिटी है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, वो सारी की सारी अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर ये ऐसी डिक्रीज होती रही तो वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी यूज न का नहीं रहेगा। इट हैज सीरियस रेपरकशंस ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। रेपरकशन का मतलब होता है परिणाम।
तो इस लैंड डिग्रेडेशन के जो बहुत ही भारी परिणाम है जो हमारे समाज को और हमारे प्रकृति को देखने पड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन। अब आपको पता है कि ये जो लैंड है, हमने जब इस लैंड रिसोर्सिस के इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, भूमि संसाधन के भू संसाधन के इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो हमने क्या कहा था कि लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सिस है। 95% ऑफ अवर बेसिक नीड्स, चाहे वो खाने की नीड हो, रहने की नीड हो, कपड़ों की नीड हो, 95% हमारी जो नीड है वो कहां से सेटिस्फाई हो रही है? इसी लैंड से सेटिस्फाई हो रही है, इसी भूमि से सेटिस्फाई हो रही है। यही लैंड पर हमारी कितनी पुरानी जनरेशंस रह के रही हैं, हम आज यहां पे रह रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशंस को भी इसी लैंड को ही यूटिलाइज करना है अपनी इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर हम आज इस लैंड की क्वालिटी को इतना डाउन कर देते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना, तो फ्यूचर जनरेशन कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इस चीज पर विचार होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रावेटेड। एग्रावेटेड होता है स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना। द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। अब ये चीज मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं कि इंसान की गतिविधियां जो हैं उनके कारण किस तरह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। अब इंसान की ऐसी कितनी एक्टिविटीज हैं जिनके कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है, इन सारी एक्टिविटीज को अभी हम कवर करने वाले हैं। और काफी ऐसी नेचुरल फोर्सेस हैं, उनको भी इंसान की एक्टिविटीज क्या कर रही हैं? फोर्स कर रही हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो इंक्रीज हो रहा है। किसके कारण इंक्रीज हो रहा है? सिर्फ इंसान की एक्टिविटीज के कारण। इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा दी गई हैं, इतने ज्यादा फॉरेस्ट काट दिए गए हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। डिफोरेस्टेशन यानी कि एक बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट को परमानेंटली खत्म कर देना, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए करना है, जिस मर्जी पर्पजेज के लिए करना, बट हम फॉरेस्ट एरिया को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। उससे क्या हो रहा है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ रहा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे, और ग्लेशियर ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें क्या मिलता है? पीने लायक पानी मिलता है, फ्रेश वाटर। अगर वो जल्दी पिघलेंगे तो नदियों में बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो आसपास के एरिया में जितने हजारों लाखों की संख्या में आबादी रह रही होती है वो सारे बाढ़ में बह जाएंगे, उनके घर बाहर लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, आपको पता ही होगा। और सबसे बड़ी बात, बाढ़ में जो जितना साफ पानी हमें पीने के लिए चाहिए था वो सारा बाढ़ के रूप में नदियों नालों में बहकर वेस्ट चला जाएगा, वो हमारे पीने लायक भी नहीं रहेगा, जिससे साफ पानी की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। साफ पानी की दिक्कत आएगी तो खाने की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी सारे संसार में, और सारी अर्थ पर आपको अगर इस तरह ही चलता रहा तो भूखमरी की सिचुएशन आ जाएगी और लोग हजारों लाखों की संख्या में भूखे मरने शुरू हो जाएंगे अगर हम इसी तरह ही चलते रहे। तो इंसान की गतिविधियां ही क्या कर रही हैं? कुछ प्राकृतिक फोर्सेस को क्या कर रही हैं? और ज्यादा बढ़ा रही हैं ताकि वो हमारे लैंड को डैमेज करें। बाढ़ आने से क्या होता है? लैंड डैमेज ही तो होता है। तो ये जितने भी कारण हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो भी क्या है? लैंड को क्या कर रहा है? लैंड की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों को बहुत ज्यादा काटना, ओवरग्रेजिंग, अति पशुचारण। अति पशुचारण का भी एक एग्जांपल हम देखेंगे। अब अति पशुचारण में क्या हो रहा है कि अगर आप किसी भूमि को लगातार देखो, जो भी लैंड होता है वो अपनी रिकवरी खुद कर लेता है अगर हम उसे कुछ थोड़ा सा टाइम दे दें। इसी प्रकार ही जो नदियां होती हैं वो अपनी रिकवरी, अपनी स्वच्छता वो खुद रख सकती हैं अगर हम उन्हें थोड़ा टाइम दे दें। बट अगर हम लगातार ही उनके ऊपर बर्डन डाल के रखेंगे, उनको फ्री टाइम नहीं देंगे, तो वो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अगर सारा साल ही किसी लैंड को आप पशुचारण के लिए यूज कर रहे हो, यानी कि आप अपने पशुओं को चराने ले जाते हो, लेकिन उसे इतना टाइम नहीं दे रहे एक साल में उस लैंड को कि वो अपनी थोड़ी बहुत रिकवरी कर पाए, तो धीरे धीरे उस लैंड के अंदर जो सोइल है उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सारे धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और वो कुछ सालों बाद वो जो धरती होगी वो बंजर भूमि हो जाएगी, वहां पे घास भी नहीं उगेगा। और उसके साथ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग मतलब खनन यानी कि खुदाई। आप ये दूसरे वाली फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखो यहाँ पे एक वर्ड ओवरबर्डन भी आएगा। ओवरबर्डन किसे बोलते हैं? मान लो ये एक लैंड है, यहाँ पे देखो मशीन चल रही है जो क्या कर रही है? खुदाई कर रही है। खुदाई से वो मशीन फिर जो भी मटेरियल, इंपॉर्टेंट मटेरियल निकाल रही है उसको लोड कर रही है व्हीकल में, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें क्या चाहिए इस लैंड से? कोल चाहिए, कोयला चाहिए। अब कोयला कहां पे है? इस लैंड में नीचे जाके है। तो इस लैंड में कोयले के ऊपर जो ये परत है, जो ये आप कह सकते हो कि भूमि है, वन वगैरह लगे हैं, फिर हमने उनको काटा, फिर जो उसके नीचे मिट्टी है उसको भी उतारा। तो जो भी हमें मटेरियल चाहिए उसके ऊपर जितना भी हमारी
सोइल है, रॉक्स हैं, या फिर फॉरेस्ट हैं, या फिर प्लांट्स हैं, इन सबको ओवरबर्डन बोला जाता है। याद रखिएगा, 1 मार्क में या फिर एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओवरबर्डन किसे बोलते हैं। तो आप क्या आंसर दोगे कि ओवरबर्डन उसे बोलते हैं कि भूमि से हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए, अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो मटेरियल चाहिए, जैसे कि हमें कोल चाहिए हो सकता है, हमें ओर्स चाहिए हो सकते हैं, तो हमें जो भी चीज चाहिए उसके ऊपर जितना भी मटेरियल जमा है उसको हम ओवरबर्डन बोल देते हैं। तो माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड। अब जब हम देखो खनन कर रहे हैं, यानी कि माइनिंग कर रहे हैं, किस लिए की जाती है? भूमि से जो भी इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए वो निकालने के लिए, ताकि हम उसको फर्दर यूज कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, अपनी आर्थिक गतिविधियों में, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह में। अब माइनिंग साइट्स पे क्या होता है, खुदाई करके उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। काफी लंबे समय तक छोड़ने के बाद उन माइनिंग साइट्स में लंबी लंबी क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, जिससे वहां का सारा जो लैंड है और सोइल है उसकी क्वालिटी हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है। तो ये भी एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। और ओवरबर्डनिंग किसको बोलते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कि जो भी हमें मटेरियल लैंड से चाहिए उसके ऊपर जितना भी नेचुरल जो भी मटेरियल जमा है हम उसको साफ कर देते हैं, उसको ही ओवरबर्डन बोलते हैं। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैप पे अगर आप देखोगे ये सारी स्टेट्स एक दूसरे को टच करती हैं। इनमें हमें इस वहां की मिट्टी में हमें मिनरल्स और कोयला ये काफी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो वहां पे जो है मेजर प्रॉब्लम क्या पाई जाती है, डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग के कारण मेजर प्रॉब्लम पाई जा रही है लैंड डिग्रेडेशन की। तो आपके पास यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप क्या करोगे, कुछ पॉइंट्स अलग से नोट कर लोगे कि जैसे अगर आपसे डिफॉरेस्टेशन पूछा जाए या माइनिंग पूछा जाए। अब डिफॉरेस्टेशन कैसे याद रखना है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एरिया में जंगल बहुत हैं, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वहां पे जंगल बहुत है, इसलिए वहां पे डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलों की कटाई होती है। आपको याद रखना है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की जो मिट्टी है उसमें मिनरल्स, कोल्स, ओर्स वगैरह काफी हैं, इसलिए माइनिंग भी वहां पे होती है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग का आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आपने उसके एग्जांपल जरूर लिखने हैं। एग्जांपल लिखने से हमें पूरे मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपने क्या क्या एग्जांपल लिखने हैं, स्टेट्स के एग्जांपल, की झारखंड लिख देना है, छत्तीसगढ़ लिख देना है, मध्य प्रदेश लिख देना है, ओडिशा लिख देना है। या फिर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में लैंड डिग्रेडेशन के सबसे मेजर कारण क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे कि डिफॉरेस्टेशन है और माइनिंग है, यानी कि खनन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं गुजरात, राजस्थान, यानी कि इंडिया के किस रीजन की बात कर रहे हैं, पश्चिमी रीजन की बात कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर बात करें, वहां पे लैंड डिग्रेडेशन का एक और कारण है, वो है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है, ये मैंने कुछ यहां पे हमने कुछ गलत डाल दिया है। ओवरग्रेजिंग का मतलब अति संचन नहीं होता। अति संचन का मतलब होता है कि जब हम लैंड में ज्यादा पानी दे देते हैं, ओवर इरिगेशन को बोलते हैं। तो ये चीज गलत है, इस चीज को नोट बिल्कुल नहीं करना आपने। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जब हम अत्यधिक मात्रा में क्या कर देते हैं, पशुचारण। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है अति पशुचारण। तो इसकी हिंदी आपको क्या याद रखनी है, अति पशुचारण। तो अति पशुचारण, जैसे आप ये लैंड देख सकते हो कि दूर दूर तक हरा भरा लैंड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ जानवर आपको दिख रहे होंगे। तो यानी कि इस लैंड को भी ओवर यूटिलाइज किया गया है, ओवर ग्रेजिंग की गई है। यहाँ पे इस लैंड को रिकवरी का टाइम नहीं दिया गया, जिससे आप देख पा रहे हो कि यहाँ की हरियाली धीरे धीरे खत्म हो रही है और कुछ समय बाद ये लैंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, बैरन, बंजर भूमि हो जाएगी। तो अगर आपके पास ओवर ग्रेजिंग के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे हमने पिछली स्लाइड में क्या लिखा था, डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग के कुछ एग्जांपल दिए थे। तो ओवर ग्रेजिंग के अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिए जाएं तो आप क्या दोगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, जहां पे हम रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ओवर इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, अति संचन। अति सिंचन, अति सिंचन बोल देते हैं किसको, यानी कि अति सिंचन का मतलब हो ज्यादा सिंचाई करना। सिंचाई का मतलब क्या होता है, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपनी फील्ड्स को। जब आप कल्टीवेशन के लिए, कृषि के लिए भूमि को पानी प्रोवाइड करते हो, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं कि हमने सिंचाई की है या फिर इरिगेशन की है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार ओवर इरिगेशन कर देते हैं, उससे भी लैंड डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि उससे वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग क्या होती है, इस पे ये जितने पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इन पे स्पेशल फोकस रखना, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। वाटर लॉगिंग किसे कहते हैं, जलाक्रांतता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भूमि को उतना पानी नहीं चाहिए था जितना आपने दे दिया।
अब उतना पानी देने की वजह से जो जैसे मान लो प्लांट्स हैं उनके ऊपर लगातार पानी पड़ा है, इतने पानी की उनको जरूरत नहीं थी, तो उनका जो एयर से कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जब प्लांट्स का एयर से कनेक्शन कट हो जाएगा तो प्लांट्स धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, वो मर जाएंगे बिल्कुल ही। तो उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे लैंड की क्वालिटी भी डिक्रीज होगी, बिकॉज लैंड पे अगर सोइल हमेशा पानी से घिरी रहेगी, उससे क्या होगा, जब इवेपोरेशन, देखो अब हमारी भूमि के नीचे कुछ पानी होता है जिसको बोल देते हैं वाटर टेबल, ठीक है। जब अत्यधिक मात्रा में हम भूमि को पानी, अब उस वाटर टेबल में जो वाटर होता है उसमें वो क्या होता है, उसमें सॉल्ट भी होता है, वो सलाइन होता है, ठीक है, उसमें सॉल्ट भी होता है। अब क्या होता है कि जब हम ज्यादा पानी दे देते हैं तो वाटर टेबल का लेवल बढ़ जाता है। वाटर टेबल का लेवल बढ़ने की वजह से जब इवेपोरेशन होती है, यानी कि सन रेज की वजह से इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण जब होता है, उस वाष्पीकरण के बाद ये पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो सोल्ट है, जो नमक है, वो इस लैंड से, मतलब ये लगा लीजिए कि इस लैंड में जो सॉल्ट की मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। उसके कारण क्या होता है, जो एल्कलिटी है या सैलिनिटी है सॉइल की, वो बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण वहां की सॉइल की जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो अगर आपके पास एक और पॉइंट लिख लेना, ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम आए तो आप कौन कौन से एग्जाम्पल दोगे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। कैसे याद रखना है, अब आपको पता है कि हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी में काफी तरह की नदियां बहती हैं जो सारा साल बहती हैं, सदाबहार नदियां हैं, ठीक है। तो उन नदियों से हमें क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है लगातार। तो जहां हमारे यहाँ पे पानी की मात्रा की कमी नहीं है क्योंकि सदाबहार नदियां हैं, तो इसके कारण आपने याद रख लेना है ओवर इरिगेशन कहां होती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। अब देखो मिनरल्स, अब लाइमस्टोन की अगर मैं बात करूं, जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है वहां पे जो रॉ मटेरियल यानी कि जिससे सीमेंट बनता है वो होता है लाइमस्टोन। अब ये लाइमस्टोन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के एरिया में पाया जाता है। अब जो भी सीमेंट इंडस्ट्री होती है वहां पे बड़ी धूल, जो बहुत ज्यादा धूल हो जाती है। अगर आप कभी सीमेंट इंडस्ट्री में विजिट करोगे कहीं पे, तो या आपका कोई जानकार लगा हुआ है या आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, सीमेंट इंडस्ट्री में लोग जो मास्क लगाते हैं वो शुरू से ही लगाते हैं। आपने तो शायद मास्क को अभी यूज किया होगा बिकॉज ऑफ द कोविड, बट वहां पे हमेशा इंडस्ट्री में काम करने वालों को मास्क लगाना पड़ता है, नहीं तो सीमेंट की जो धूल होती है वो, उसमें बहुत बारीक कण होते हैं, वो हमारे शरीर में जमा हो जाती है और जिससे स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह जो सिरामिक इंडस्ट्रीज है वहां पे जो रॉ मटेरियल है वो है कैल्साइट। उसके कारण क्या होता है, जो डस्ट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। वो डस्ट क्या करती है, कुछ टाइम बाद भूमि के ऊपर जमा हो जाती है। मान लो इस भूमि के ऊपर डस्ट जमा हो जाए, धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाए, उससे जो है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है वो भूमि के अंदर सही तरीके से नहीं जा पाएगा, यानी कि एक तरह की लेयर बन जाएगी डस्ट की जो पानी को भूमि में नहीं जाने देगी। इसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। ये भी एक एग्जांपल है। तो ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आप लैंड डिग्रेडेशन के क्वेश्चन में लिख सकते हो। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, यानी कि भूमि के निम्नीकरण का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि भूमि का निम्नीकरण कैसे हो रहा है और उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा कि भूमि कैसे डिग्रेड हो रही है। अब बात यह आती है कि उसको बचाया कैसे जा सकता है। उसको बचाने के लिए पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। तो जैसे हमने डिफोरेस्टेशन पढ़ा, जंगलों को खत्म कर देना, अफोरेस्टेशन उसी का ही विपरीत होता है। तो यानी कि उन्हीं पॉइंट से एग्जैक्टली अपोजिट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन को हम ठीक कर सकते हैं। अफोरेस्टेशन या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम को खत्म करके, और अफोरेस्टेशन यानी कि और ज्यादा वनों पर जोर देके, वनों की सुरक्षा करके और ज्यादा वन हमें लगाने चाहिए, तो उससे भी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। अभी शेल्टर बेल्ट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको रक्षक मेखला भी बोलते हैं। ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल एंड ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अब देखो पहले क्या लिखा है इन्होंने, अगर हम शेल्टर बेल्ट लगाएं तब भी हम भूमि की निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। शेल्टर बेल्ट, कभी कभी आप अगर खेतों में गए हो तो आपने देखा होगा कि खेतों में जहां फसल लगी होती है उसके आसपास ये बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। तो आपको क्या लगता है पेड़ क्यों लगे होते हैं? इसलिए कि ये बहुत अच्छी लुक देंगे या बहुत अच्छा लगेगा हमारे खेतों को देखने में, उसकी लुक्स बहुत अच्छी आएंगी? ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो
बैरियर्स होते हैं पेड़ों के, ये एक तरह से क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से बहुत तेज हवा आ रही है मान लो, और यहां आपकी फसल लगी हुई है, मान लो गेहूं लगी हुई है या चावल लगे हैं, कुछ भी मान लीजिए। अब क्या हुआ, हमने क्या लगा दिए, 3 तरह के पेड़ लगा दिए, सबसे छोटे, उससे बड़े, उससे बड़े। इससे क्या हुआ, ये जो हवा है ये ऐसे ऊपर की ओर मुड़ गई, यानी कि ये डायरेक्ट हमारी फसलों से नहीं टकराई। इससे क्या हुआ, हमारी फसलों का बचाव हुआ। ये जो बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं, इन्हीं पेड़ों को ही हम क्या बोल देते हैं, शेल्टर बेल्ट, यानी कि पेड़ों की एक बेल्ट। इसी को रक्षक मेखला भी बोल देते हैं, इसको विंड ब्रेक भी बोल देते हैं, क्योंकि विंड को रोकने का काम कर रही है। आप ऊपर वाली इमेज में भी देख सकते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, ये वो एरिया है जिसको हमें बचाना है। ठीक है, इधर से क्या है, पहले क्या है, ये छोटी झाड़ियां लगी हुई हैं, फिर बड़ी, फिर उससे बड़े पेड़, तो उसके कारण क्या हो रहा है, विंड जब जा रही है इनसे ऊपर से होकर चली जाती है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आकर इसको खराब नहीं करती फसलों को। दूसरी चीज, विंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से सिर्फ फसलें ही खराब नहीं होती। जैसे अगर विंड जो है, मान लो ये लैंड है, एक सिंपल लैंड मैंने बना दिया, विंड अगर डायरेक्ट इस लैंड पे कनेक्ट करेगी तो यहाँ की मिट्टी को भी उड़ा के ले जाएगी हवा, अगर तेज हवा है। उस मिट्टी के उड़ जाने से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। इसलिए हम अगर यहाँ पे एक बड़े से पेड़ लगा दें, उनकी एक बेल्ट बना दें, तो क्या होगा, वो जो हवा आएगी वो डायरेक्ट भूमि से नहीं टकराएगी, इससे भूमि निम्नीकरण बच सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शेल्टर बेल्ट किसे बोलते हैं। अब आप अगर खेतों में जाओगे या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में देखोगे, तो आप बड़े बड़े पेड़ जब खेतों के आसपास देखोगे, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा कि किसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग को हमने कंट्रोल करना है, जो कि हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून, सैंड ड्यून क्या होता है, जब आपने देखा होगा जो राजस्थान का एरिया है वो कैसा एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, यानी कि वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो सारी वहां पे क्या है, रेतीली मिट्टी है, सैंड है, उसमें कोई एग्रीकल्चर तो होता नहीं है। लेकिन वहां पे हम कुछ तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं, थॉर्नी बुशेस, जैसे कि आपका कैक्टस होता है, कंटीले प्लांट उस एरिया में लग सकते हैं, इनको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो रेतीले इलाके हैं, अगर हम वहां पे भी, आपने देखा होगा कि रेतीले इलाके ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, विंड आती है और बहुत अधिक मात्रा में और ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी की, उसको उड़ाकर ले जाती है। तो हमें वहां पे भी छोटे छोटे क्या लगा देने चाहिए, ये प्लांट्स लगा देने चाहिए। ये भी क्या काम करेंगे, वहां पे लैंड डिग्रेडेशन को होने से बचेंगे। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड हमारे पास अवेलेबल है उनको भी अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखें, ओवर माइनिंग नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर जो इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करें, उसको बिना बात के या बिना मैनेजमेंट के लैंड के ऊपर या वाटर में ना अगर हम छोड़ दें, तो भी जो लैंड डिग्रेडेशन की समस्या है उसे हल किया जा सकता है। तो हमने क्या क्या देखा लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करने के लिए, हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा जंगलों को बचाना चाहिए और लगाना चाहिए, और जो ओवर ग्रेजिंग की समस्या है, अधिक पशुपालन पशुचारण की समस्या है, उसको खत्म करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए, ओवर इरिगेशन को भी रोकना चाहिए, यानी कि अधिक सिंचन भी नहीं होना चाहिए। हमें जो रेतीले इलाके हैं, रेगिस्तान है, वहां पे कुछ जो भी प्लांट्स वहां लग सकते हैं, थॉर्नी, यानी कि थॉर्नी का मतलब होता है कंटीले, तो जो कंटीले उस क्षेत्र में लग सकते हैं प्लांट पौधे, हमें उन्हें लगाना चाहिए। और उसके बाद जो वेस्ट लैंड्स हैं, जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, इससे हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सोइल इरोजन। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ लेना, बड़ा इजी है। जो मैंने अभी अभी समझाया उसको सोइल इरोजन ही बोलते हैं। सोइल इरोजन से क्या होता है, या फोटो देख सकते हैं साइड में, कि अब ये मिट्टी आपको देखने में क्या लग रही है, कुछ कुछ पत्थरों जैसी लग रही है। इसको देख के ही पता चल रहा है कि इसके ऊपर जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी भूमि पर कृषि कहां हो सकती है। तो आप अपने आसपास के खेतों में जाके देखेंगे तो भूमि आपको ऐसी नहीं दिखेगी। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें बेसिकली सोइल इरोजन हो चुकी है। सोइल इरोजन क्या होती है, मृदा अपरदन किसे बोलते हैं। सोइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सोइल, इट इज ए फॉर्म ऑफ सोइल डिग्रेडेशन, यानी कि सोइल की क्वालिटी खत्म हो जाना। ठीक है, वैसे हम अभी लैंड की बात कर रहे थे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सोइल रिसोर्सेज के ही ऊपर है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, लैंड रिसोर्सेज को पढ़ा, लैंड डिग्रेडेशन को पढ़ा, और लैंड को कैसे बचा सकते हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक सोइल इरोजन है, लेकिन ये मैच करता है सोइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन से, सोइल डिग्रेडेशन लैंड डिग्रेडेशन से मैच करता है, इसलिए हमने इसको पहले उठा लिया टॉपिक को। तो सोइल इरोजन क्या होती है कि जब तेज हवा के द्वारा
भूमि की जो ऊपर की मिट्टी होती है वो हवा के साथ बह जाती है, उसे बोल देते हैं सोइल इरोजन, मृदापर्दन। जो भूमि की ऊपर की मिट्टी होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, उसी लेयर के अंदर बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां पर अच्छी मात्रा में फसलें पैदा होती हैं। अगर वही बह जाएगी तो नीचे कुछ ऐसा लैंड बचेगा जो कि किसी काम का नहीं रहेगा। दिस नेचुरल प्रोसेस इज कॉज्ड बाय द डायनामिक एक्टिविटी ऑफ इरोसिव एजेंट्स। ये कई तरह से हो सकती है, सिर्फ हवा से ही नहीं हो सकती। हम कुछ ऐसे एजेंट्स अगर भूमि पर कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, उसके कारण भी सोइल इरोजन हो जाती है। जैसे हम काफी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, काफी ऐसी चीजें, केमिकल्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, उससे भी सोइल इरोजन होती है। या फिर पानी या फिर आइस ग्लेशियर, मैंने जैसे आपको बताया था कि कई बार ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं या पानी की कोई बाढ़ आ जाती है, उसके कारण भी जो भूमि की अपर लेयर है, जो ऊपर की तह है, ऊपर की परत है, वो बह जाती है, उससे भी सोइल इरोजन होता है। बर्फ के कारण होता है, एयर के कारण होता है, और प्लांट्स और एनिमल्स की एक्टिविटी के कारण भी होता है। एनिमल मतलब जब एनिमल ओवर ग्रेजिंग करते हैं, उससे भी सोइल इरोजन हो रहा है। प्लांट्स के कुछ काफी तरह के प्लांट्स वगैरह को जब हम खत्म कर देते हैं, उससे भी क्या हो रहा है, सोइल इरोजन हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज, हम इंडस्ट्री लगा देते हैं, इंडस्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट हम ऐसे ही डाल देते हैं, हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है, सोइल इरोजन हो रहा है। तो हमारी सारी एक्टिविटीज के साथ साथ और भी कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे सोइल इरोजन होता है, हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच अपर सॉइल लेयर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपर लेयर जब डिस्प्लेस हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उससे जो सोइल की क्वालिटी है, सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहां भी देखो शेल्टर बेल्ट दिखाई गई है, किसको, सोइल इरोजन को बचाने के लिए। ये देखो, ये इस तरह का शायद सीन आपने कई जगह देखा होगा, इस तरह की पिक्चर इमेज, या फिर रियल में भी आपने ये व्यू देखा होगा कि आसपास क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए, और इधर आपको क्या दिख रहा है, लैंड दिख रहा है, खेत दिख रहे हैं, ताकि इनको जो प्रोटेक्शन है हवा वगैरह से वो मिलती रहे, यहां पे लैंड डिग्रेडेशन और सोइल डिग्रेडेशन ना हो, सोइल इरोजन ना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे आगे हम सोइल रिसोर्सेज यानी कि जो मिट्टी के जो संसाधन होते हैं, ठीक है, कितनी तरह की सोइल होती है, किस किस एरिया में पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।